नमस्कार मित्रों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सत्यार्थ एजुकेशन पर। और मुझे प्रसन्नता है कि आप लगातार मेरे द्वारा जो वीडियोज आप तक पहुंचाए जा रहे हैं उनका लाभ उठा रहे हैं। बहुत से संस्थानों से, बहुत से कार्यक्रमों से आप जुड़े होंगे, कई लोग जुड़े हुए हैं और निबंध लेखन के क्षेत्र में कई सारी सामग्री निश्चित रूप से आप एकत्रित कर रहे होंगे। विशेष तौर पे जो यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा है आगामी, बीईओ की जो परीक्षा है तथा आरओ की जो मुख्य परीक्षा है, इन सभी में आपको निबंध लेखन करना है और ये पेपर एक निर्णायक पेपर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्रोतों से ये प्रयास कर रहे होंगे, परंतु जो जानकारी मुझे अब तक आप लोगों से प्राप्त हुई है वो ये है कि आपको लिखित सामग्री काफी प्राप्त हो रही है, पीडीएफ वगैरह मिल रहे हैं। आजकल दौर ही चल रहा है। तो तो ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं उससे आपको जो वांछित रूप से आपको जिस शैली की आवश्यकता है फाइनली लेखन में जो आपके उतर के आए, वो संभवतः आपको समस्या होने वाली है। यदि आपकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र है और आप उस पूरी सामग्री को एकत्रित कर लेते हैं, उस पूरी सामग्री को याद कर लेते हैं, स्मरण में ले आते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। परंतु मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई विरले ही होगा जिसके पास इतनी अधिक स्मरण शक्ति होगी। और यदि इतनी अधिक तीव्र शक्ति होती तो संभवतः आप इन परीक्षाओं का हिस्सा ना होते। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ऐसे में आपके लिए सत्यार्थ एजुकेशन पे मैं यानी चंद्रेश आपके लिए इस प्रकार की श्रृंखला में तमाम जो निबंध हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। परंतु उस क्षेत्र में एक छोटी सी अनिवार्यता है, मेरे पास भी समय का अभाव होता है। तो जो सारी व्यवस्था है, टीम वगैरह है, मेरे साथ में कुछ लोग काम करते हैं, तो उनको देखते हुए एक पेड प्रोग्राम रखा गया है। तो उसका हिस्सा आप बने, शीघ्रातिशीघ्र उसका आप भाग बने, ताकि अबाधित रूप से आप इस प्रकार के निबंधों का जो अनिवार्यतः आपके लिए आवश्यक है उसका लाभ उठा सकें। तो आइए मित्रों, एक नए निबंध पर हम बात करते हैं और इस निबंध की संभावना बहुत अधिक है परीक्षा में। वो है नई शिक्षा नीति, आवश्यकता या अनिवार्यता। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर की बहुत सारी बातें कवर होने वाली हैं। नई शिक्षा नीति, आवश्यकता या अनिवार्यता, इस संभावित टॉपिक को मैंने ही क्रिएट किया है, मैंने ही इसको सृजित किया है। टॉपिक को मतलब विषय वस्तु नहीं, ये जो संभावित निबंध है इस पर मैंने ये सोचा है कि हो सकता है कि परीक्षा में आपको कुछ इस रूप में मिले। और यदि ऐसा नहीं भी है तो इसमें इतनी सारी बातें कवर होंगी कि आप शिक्षा या नई शिक्षा जो दोनों से संबंधित कोई भी निबंध लिख पाने में सहज होंगे। तो आइए चलते हैं। 2 भागों में निबंध का प्रस्तुतिकरण होगा। पहला भाग ओपन प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, जबकि दूसरा भाग सिर्फ पेड प्लेटफॉर्म पर ही अवेलेबल होगा। तो देखते हैं, बात करते हैं नई शिक्षा नीति, आवश्यकता या अनिवार्यता। तो सबसे पहले निबंध की कला के बारे में फिर से मैं एक बार दोहराऊं। निबंध का अर्थ होता है एक ऐसी रचना जिसमें प्रवाह हो, जो अनुशासित हो। 2 कसौटियां मैंने बताई थी, आपने मेरे पिछले कुछ निबंधों जो वीडियोज हैं उसमें देखा होगा। निबंध की 2 कसौटियां हैं। एक तो उसमें जबरदस्त विश्लेषण होना चाहिए। हिंदी के प्रख्यात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि एक तरफ विचार कूट कूट कर भरे गए हों, विश्लेषण जबरदस्त हो उसमें, और दूसरी तरफ उसमें आनंद का तत्व भी हो, उसमें मनोरंजक हो, रोचक हो, शैली सरस हो और सहज हो। तो 2 बातों का ध्यान रखना है, रोचकता, सरलता और प्रवाह बनाए रखना है, और विश्लेषण तार्किक होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए, सारे पहलू उसमें आने चाहिए। निबंध लेखन के क्षेत्र की विशेष बात है कि इसमें जो कुछ भी कहा जाएगा और लिखा जाएगा वो अत्यंत रोचक शैली में, प्रवाहपूर्ण शैली में, संबंधित शैली में लिखा जाएगा।
ये विषय विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है। हो सकता है आप किसी विषय के जानकार हो सकते हैं, लेकिन जब उस विषय पर आप निबंध लेखन करने आएंगे तो आपकी शैली बदल जाएगी। तो नई शिक्षा नीति सामान्य अध्ययन का भी भाग है, लेकिन जब ये निबंध लेखन के क्षेत्र में आएगी तो किस प्रकार से इस पे लेखन करना है, इस पर बात करेंगे। तो पहली बात ये कि हम उसके विश्लेषण वाले पहलू पर जाएं, एक सीक्वेंस हमें डेवलप करना होगा। मैं निबंध लेखन पर एक वीडियो अपलोड करूंगा कि आप एक बेहतर निबंध कैसे लिखें, यद्यपि मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म पर वो अवेलेबल था, लेकिन फिर से मैं उसको अवेलेबल कराऊंगा आप तक। तो पहली बात क्या करना है, निबंध को बांटना है एक फ्रेम में। तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभ लिखेंगे, अंग्रेजी भाषा में इंट्रोडक्शन, हिंदी में प्रस्तावना या प्रारंभ, जो भी आप जिस भी नाम से इसको संबोधित करना चाहें। एक अच्छा प्रारंभ, एक अच्छा इंट्रोडक्शन एक अच्छे निबंध के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है। कई बार उत्तर लेखन जब आप सामान्य अध्ययन के पेपर में करते हैं, पर्चे में करते हैं, तो वहां ये हो सकता है कि आपको कई बार इंट्रोडक्शन की जरूरत ना पड़े, किंतु यदि आप निबंध लेखन के कार्य को संपन्न कर रहे हैं तो एक अच्छा प्रारंभ अनिवार्यता है, एक बेहतरीन प्रारंभ उसकी अनिवार्यता है, ताकि पहली नजर में ही पढ़ने वाला पढ़ना शुरू करे तो रुक ना पाए अपने आप में। कहते हैं कि अगर पहली सिप किसी ने चाय की पी तो अगली सिप तभी ले जब वो निबंध खत्म कर ले। ये कसौटी है निबंध लेखन की। तो निबंध लेखन में प्रारंभ अनिवार्य है। तो हम इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या बातें होनी चाहिए, इस पर मैं आपको बात करूंगा, बताऊंगा कि क्या क्या बातें होनी चाहिए। तो प्रारंभ लिखेंगे हम। दूसरा भाग होगा इसकी आवश्यकता क्या है इसकी। तीसरा भाग होगा इसकी अनिवार्यता क्या है। आवश्यकता तथा अनिवार्यता, दो इसके पहलू हैं, अनिवार्यता और आवश्यकता। दो डायमेंशंस में मैंने इसको बांटा है। तो हम आवश्यकता भी देखेंगे और अनिवार्यता भी देखेंगे। फिर देखेंगे कि नई शिक्षा नीति है क्या, वास्तव में क्या खास बातें हैं इस नई शिक्षा नीति के अंदर। सरकार ने ऐसा क्या उलटफेर कर दिया है भाई, हिमालय पर्वत इधर से उधर हो गया है क्या। तो देखेंगे नई शिक्षा नीति में नया क्या है, नई शिक्षा नीति में नया क्या है, व्हाट इज न्यू इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो नया क्या है नई शिक्षा नीति में, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत कई लोग माथा पीट रहे होंगे, बहुत सारी फैक्चुअल बातें हैं नई शिक्षा नीति में, उतना सब कुछ ग्रैप्स करके नहीं जाना है, ज्ञान का वमन नहीं करना है, जो कुछ भी रखा है उसको सारा पलट के नहीं आना है। तो नई शिक्षा नीति में नया क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। नई शिक्षा नीति की चुनौतियां क्या है, क्या क्या हो सकता है कागज में लिखना। भारत में वैसे भी नीति निर्माण एक बड़ी समस्या है। तो जो बनाया है हमने, वास्तव में जब हम परिणत करने जाएंगे उसको, तब क्या वो होना चाहिए। तो इस संबंध में हम बात करेंगे। चैलेंजेस क्या हैं, किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और जब तक आप अगर समस्या का समाधान नहीं है, तो एक कहावत है कि यदि आप समस्या का समाधान नहीं है तो इसका मतलब आप खुद एक समस्या हैं। तो समाधान देने की आवश्यकता पड़ेगी हमें, समाधान अवश्य बताने होंगे, सुझाव सुझाने होंगे। यद्यपि अभी इसका परिणत होना बाकी है, प्रैक्टिकल में इसका आना। तो क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमारी किन आवश्यकताओं को पूरा करती है, इस विषय पर हम देखेंगे कि क्या आवश्यकता है इसकी। तो जब आज की शिक्षा प्रणाली हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि आज का युवा केवल ज्ञान की गठरी मात्र रह गया है। पूरा जोर सैद्धांतिक ज्ञान की व्यवस्था पर है, केवल ज्ञान को ढोने वाली एक शिक्षा प्रणाली रह गई है। हमारा पूरा जोर रॉट लर्निंग पर हो गया है। और सामाजिक विषयों और कला विषयों को कौन कहे, वास्तव में तकनीकी विषयों के छात्र भी, बीटेक जैसे स्ट्रीम के छात्र भी रटने वाले सिस्टम पर जोर देते हैं, रट के किसी तरह से पास हो जाते हैं। तो ये एक व्यवस्था रह गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो पूरी तरह मशीनीकरण कर दे रही, यांत्रिकीकरण कर दे रही, मशीनों की तरह उत्पन्न कर रही है। और मशीनों की तरह उत्पन्न करने का एक दूसरा नुकसान ये है कि युवाओं में एक विकृत प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल रहा है।
कंपटीशन, ईर्ष्यालु होते जा रहे हैं, विकट प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल रहा है। महत्वाकांक्षाएं तो उनके अंदर हैं, परंतु प्राप्त होने वाली असफलता को डाइजेस्ट करने की, उसे स्वीकार करने की प्रवृत्ति समाप्त होती जा रही है। तो ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो जहां एक तरफ ज्ञान की गठरी मां सैद्धांतिक ज्ञान केवल प्रदान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ युवा का मशीनीकरण कर रही है, मैकेनाइजेशन कर रही है। तीसरा बिंदु यह है कि युवा को विकृत प्रतिस्पर्धी बना रही, विकृत प्रतिस्पर्धा का शिकार बना रही है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि युवा मानसिक अवसाद और संतरास से ग्रस्त हो रहा है। महत्वाकांक्षी तो बना रही है, परंतु असफलता को स्वीकार करने वाला नहीं बना रही है, स्वीकार करने की शक्ति नहीं दे रही है। और जब ऐसी शिक्षा प्रणाली होती है तो देश में सुशांत सिंह राजपूत जैसी आत्महत्या की घटनाएं प्रकाश में आती है। ऐसी शिक्षा प्रणाली युवाओं को उनके संपूर्ण जो सांस्कृतिक, तकनीकी और सामाजिक परिवेश है, आर्थिक परिवेश है, उससे तालमेल बिठाने में सफल नहीं होने दे रही है। तो ये अगला बिंदु है कि ये जो शिक्षा प्रणाली है हमारी, वो तकनीकी, सांस्कृतिक, आर्थिक जो आयाम है उनके साथ युवाओं को तालमेल बैठाने में सफल नहीं हो पा रही है। यही कारण है, यही वजह है कि युवाओं में नशाखोरी जैसी प्रवृत्ति पनप रही है। आज वो मनोरंजन को, भौतिकतावाद में इतने डूब गए कि मनोरंजन को और आनंद को वो निश्चेतन अवस्था में प्राप्त करना चाहते हैं, मादक पदार्थों के प्रयोग से प्राप्त करना चाहते हैं। तो तीन महत्वपूर्ण बातें हो गई। महत्वाकांक्षा है, असफलता को स्वीकार करने की प्रवृत्ति नहीं है, व्यक्ति को मशीनीकरण कर रही है, उसका यांत्रिकीकरण कर रही है, मानसिक अवसाद उत्पन्न कर रही है। और युवा के लिए जब दूसरा अन्यत्र मार्ग नहीं दिखाई पड़ता तो वैसी स्थिति में उसके पास मादक पदार्थों का आश्रय लेने की भी स्थितियां हैं। और सफल व्यक्ति भी हैं, जो सफलता भी प्राप्त हो रही, वो एक आयामी सफलता है। भौतिक उपलब्धियां तो अर्जित हो रही हैं, लेकिन उन भौतिक उपलब्धियों से संतुष्टि नहीं प्रदान हो पा रही, ऐसे संस्कार नहीं मिल रहे, ऐसे मूल्य नहीं मिल रहे हैं जिससे कि उन भौतिक उपलब्धियों को का पूरक बनाया जा सके, संतुष्टि हो, वहां से आनंद हो। प्रकृति अपने आप में इतनी व्यापक है, खुली हुई है, और आज के युवा को अपने आप को आनंदित करने के लिए मादक पदार्थों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी शिक्षा प्रणाली के साथ जुड़ती है। तो ये एक बात है शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो शिक्षा, अगर आज समाज में विषमता मौजूद है, अंतर मौजूद है, स्त्री पुरुष के बीच में जो अंतर मौजूद है वह अभी भी बने हुए हैं विविध क्षेत्रों में, मानसिकता में, सबसे बड़ी बात तो दृष्टिकोण में समाज के अगर बना हुआ है। आज भी अगर स्त्री को वस्तु के रूप में, उपभोग के रूप में, की वस्तु के रूप में देखा जा रहा है, तो इसका अर्थ है उसकी भूमिकाओं को उसी पुरातन परंपरा से यदि जोड़ा जा रहा है, यदि ये दृष्टिकोण का बदलाव नहीं हो पा रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि युवा क्या लेके निकल रहा है। जब समाज हमें ये कहता है कि पढ़े लिखे हो ना व्यक्ति, तो इस एक लाइन में वो हमसे बहुत सारी इस पूरी प्रणाली की आवश्यकता और अनिवार्यता को व्यक्त कर देता है कि कैसी शिक्षा चाहिए। एक ऐसी शिक्षा चाहिए जो समाज के साथ संतुलन बना सके। जब आप समाज में आए तो आपका दृष्टिकोण संतुलित हो, आपका व्यवहार संतुलित हो। तो ये जो शिक्षा प्रणाली है वो कहीं ना कहीं इन आवश्यकताओं को नहीं पूरा कर पा रही है। तो एक हमने ये बात की कि शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता क्या है। अब हम थोड़ा इसे दूसरा परिप्रेक्ष्य देते हैं कि अनिवार्यता क्या है। तो अनिवार्यता के बिंदुओं के तहत जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि आज की जो वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वह 1986 की शिक्षा नीति पर आधारित है और उसे लागू हुए लंबा समय बीत चुका है, एक लंबा समय बीत चुका है। तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि इसमें इसके परिवर्तनों पर, बदलावों पर अध्ययन किया जाना चाहिए, अनिवार्य हो गया है। इतने सारे तकनीकी बदलाव हुए हैं। 86 का दौर हम देखें जहां शायद ही एक टेलीफोन भी शायद घरों की उपलब्धि तक रही होगी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, और उसके आगे बैठ के, उस चोंगे के आगे हम लोग लाइन लगाते थे। वहां से लेके और आज ट्विटर और इस ट्विटर की जो दुनिया आ चुकी है, तो उसमें कितना बड़ा परिवर्तन हो चुका है। तो उन तकनीकी वैज्ञानिक बदलावों को समेटने के लिए भी यह अनिवार्य हो गया है कि हम अपनी शिक्षा
प्रणाली में परिवर्तन करें, एक नई शिक्षा व्यवस्था की स्थापना करें, बदलाव करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जनांकिकी लाभ को अगर हमें वास्तविक रूप देना है तो हमें नई शिक्षा या शिक्षा में कुछ परिवर्तन लाने ही होंगे, तभी हम जाके अपनी शिक्षा व्यवस्था को इस युक्त बना पाएंगे कि हमारे युवा उससे उत्पादक सिद्ध हों। और एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत की शिक्षा को वैश्विक आयाम देना होगा। अयम निजः परावेति गणना लघु चेष्टाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये जो आदर्श वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को कुटुंब मानने के लिए आवश्यक है कि वसुधा परक शिक्षा भी हो। तो पूरे विश्व के साथ जब हम शिक्षा लें, जिस भी स्तर पर हम निकलें, तो हम विश्व के साथ सहजता से जुड़ पाने में सक्षम हो, ऐसी भी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। तो जो वर्तमान प्रचलित शिक्षा प्रणाली, उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है, कहीं ना कहीं परंपरागत जो शिक्षा कि हमारी जो मूल्य थे, दुनिया जो भारत की विविधता है उसमें बहुत सी परंपरागत ज्ञान और पद्धतियां भी मौजूद हैं, उनको भी समाहित किए जाने की आवश्यकता वो कहीं ना कहीं उपेक्षित रही है। किसी ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने भारत की व्यवस्था को देखने समझने के लिए उसकी मिट्टी हटाई, जड़ों को खुरेदा कुरेचा और उसके बाद उसको खुला छोड़ के चले गए। ये ठीक वैसा ही है कि अगर आप ऑपरेशन करते हो, चिकित्सा करते हो, तो फिर आप उसको सिलिए ना, उसको ठीक कीजिए, मेडिसिन वगैरह देके पुनः चेतन अवस्था में लाइए। तो अंग्रेज हमें वैसे ही छोड़ के चले गए। तो वो झलक अभी भी आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में दिखाई पड़ती है। तो ये एक अनिवार्यता है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए एक नई शिक्षा प्रणाली की ओर चलें। तो बने रहिए, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो बाकी के हिस्सों पे भी बात करेंगे। आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, एक विशेष कार्यक्रम है, आप जल्दी से उसका हिस्सा बन जाइए। सत्यार्थ एजुकेशन पर धन्यवाद। ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं। बहरहाल, सा विद्या या विमुक्तये, इस पंक्ति से आप अपना प्रारंभ कर सकते हैं। सा विद्या या विमुक्तये, जो भारतीय परंपरा में वैदिक जो ज्ञान है, ऋचाएं हैं, उनमें जो ये सूत्र वाक्य निहित है, सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वो है जो व्यक्ति को मुक्त करती है, लिबरेट करती है व्यक्ति को। तो विद्या किस किस चीज से लिबरेट करती है? अज्ञानता से मुक्त करती है, कुसंस्कारों से मुक्त करती है, कुरीतियों से मुक्त करती है। विद्या आर्थिक बाधाओं से मुक्त करती है, आवश्यकताओं को पूर्ण करने में मदद करती है और इस प्रकार व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाने वाले पथ पर लेके आती है। तो जो भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं, मेरा ये आग्रह है कि वो कॉपी पेन लेके बैठें। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं इसको, तभी इसका आपको फायदा होगा। जो भी आप लिख लें, हमारी किन आवश्यकताओं को पूरा करती है, इस विषय पर हम देखेंगे कि क्या आवश्यकता है इसकी। तो जब आज की शिक्षा प्रणाली हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि आज का युवा केवल ज्ञान की गठरी मात्र रह गया है। पूरा जो सैद्धांतिक ज्ञान की व्यवस्था पर है, केवल ज्ञान को ढोने वाली एक शिक्षा प्रणाली रह गई है। हमारा पूरा जो रॉट लर्निंग पर हो गया है और सामाजिक विषयों और कला विषयों को कौन कहे। वास्तव में तकनीकी विषयों के छात्र भी, बीटेक जैसे स्ट्रीम के छात्र भी रटने वाले सिस्टम पर जोर देते हैं, रट के किसी तरह से पास हो जाते हैं। तो ये एक व्यवस्था रह गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो पूरी तरह मशीनीकरण कर दे रही, यांत्रिकीकरण कर दे रही, मशीनों की तरह उत्पन्न कर रही है। और मशीनों की तरह उत्पन्न करने का एक दूसरा नुकसान ये है कि युवाओं में एक विकृत प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल रहा है। कंपटीशन, ईर्ष्यालु होते जा रहे हैं, विकृत प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल रहा है। महत्वाकांक्षाएं तो उनके अंदर हैं, परंतु प्राप्त होने वाली असफलता को डाइजेस्ट करने की, उसे स्वीकार करने की प्रवृत्ति समाप्त होती जा रही है। तो ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो जहां एक तरफ ज्ञान की गठरी मां सैद्धांतिक ज्ञान केवल प्रदान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ युवा का मशीनीकरण कर रही है, मैकेनाइजेशन कर रही है। तीसरा बिंदु यह है कि युवा को विकृत प्रतिस्पर्धी बना रही, विकृत प्रतिस्पर्धा का शिकार बना रही है, जिसका परिणाम यह हो रहा है
कि युवा मानसिक अवसाद और संतरास से ग्रस्त हो रहा है। महत्वाकांक्षी तो बना रही है, परंतु असफलता को स्वीकार करने वाला नहीं बना रही है, स्वीकार करने की शक्ति नहीं दे रही है। और जब ऐसी शिक्षा प्रणाली होती है तो देश में सुशांत सिंह राजपूत जैसी आत्महत्या की घटनाएं प्रकाश में आती है। ऐसी शिक्षा प्रणाली युवाओं को उनके संपूर्ण जो सांस्कृतिक, तकनीकी और सामाजिक परिवेश है, आर्थिक परिवेश है, उससे तालमेल बिठाने में सफल नहीं होने दे रही है। तो ये अगला बिंदु है कि ये जो शिक्षा प्रणाली है हमारी, वो तकनीकी, सांस्कृतिक, आर्थिक जो आयाम है उनके साथ युवाओं को तालमेल बैठाने में सफल नहीं हो पा रही है। यही कारण है, यही वजह है कि युवाओं में नशाखोरी जैसी प्रवृत्ति पनप रही है। आज वो मनोरंजन को, भौतिकतावाद में इतने डूब गए कि मनोरंजन को और आनंद को वो निश्चेतन अवस्था में प्राप्त करना चाहते हैं, मादक पदार्थों के प्रयोग से प्राप्त करना चाहते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण बातें हो गई। महत्वाकांक्षा है, असफलता को स्वीकार करने की प्रवृत्ति नहीं है, व्यक्ति को मशीनीकरण कर रही है, उसका यांत्रिकीकरण कर रही है, मानसिक अवसाद उत्पन्न कर रही है। और युवा के लिए जब दूसरा अन्यत्र मार्ग नहीं दिखाई पड़ता तो वैसी स्थिति में उसके पास मादक पदार्थों का आश्रय लेने की भी स्थितियां हैं। और सफल व्यक्ति भी हैं, जो सफलता भी प्राप्त हो रही, वो एक आयामी सफलता है। भौतिक उपलब्धियां तो अर्जित हो रही हैं, लेकिन उन भौतिक उपलब्धियों से संतुष्टि नहीं प्रदान हो पा रही, ऐसे संस्कार नहीं मिल रहे, ऐसे मूल्य नहीं मिल रहे हैं जिससे कि उन भौतिक उपलब्धियों को का पूरक बनाया जा सके, संतुष्टि हो, वहां से आनंद हो। प्रकृति अपने आप में इतनी व्यापक है, खुली हुई है, और आज के युवा को अपने आप को आनंदित करने के लिए मादक पदार्थों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी शिक्षा प्रणाली के साथ जुड़ती है। तो ये एक बात है शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो शिक्षा, अगर आज समाज में विषमता मौजूद है, अंतर मौजूद है, स्त्री पुरुष के बीच में जो अंतर मौजूद है वह अभी भी बने हुए हैं विविध क्षेत्रों में, मानसिकता में सबसे बड़ी बात तो दृष्टिकोण में समाज के अगर बना हुआ है। आज भी अगर स्त्री को वस्तु के रूप में, उपभोग के रूप में, की वस्तु के रूप में देखा जा रहा है, तो इसका अर्थ है उसकी भूमिकाओं को उसी पुरातन परंपरा से यदि जोड़ा जा रहा है, यदि ये दृष्टिकोण का बदलाव नहीं हो पा रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि युवा क्या लेके निकल रहा है। जब समाज हमें ये कहता है कि पढ़े लिखे हो ना व्यक्ति, तो इस एक लाइन में वो हमसे बहुत सारी इस पूरी प्रणाली की आवश्यकता और अनिवार्यता को व्यक्त कर देता है कि कैसी शिक्षा चाहिए। एक ऐसी शिक्षा चाहिए जो समाज के साथ संतुलन बना सके। जब आप समाज में आए तो आपका दृष्टिकोण संतुलित हो, आपका व्यवहार संतुलित हो। तो ये जो शिक्षा प्रणाली है वो कहीं ना कहीं इन आवश्यकताओं को नहीं पूरा कर पा रही है। तो एक हमने ये बात की कि शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता क्या है। अब हम थोड़ा इसे दूसरा परिप्रेक्ष्य देते हैं कि अनिवार्यता क्या है। तो अनिवार्यता के बिंदुओं के तहत जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि आज की जो वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वह 1986 की शिक्षा नीति पर आधारित है और उसे लागू हुए लंबा समय बीत चुका है, एक लंबा समय बीत चुका है। तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि इसमें इसके परिवर्तनों पर, बदलावों पर अध्ययन किया जाना चाहिए, अनिवार्य हो गया है। इतने सारे तकनीकी बदलाव हुए हैं। अगर 86 का दौर हम देखें जहां शायद ही एक टेलीफोन भी शायद घरों की उपलब्धि तक रही होगी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, और उसके आगे बैठ के, उस चोंगे के आगे हम लोग लाइन लगाते थे, वहां से लेके और आज ट्विटर और इस ट्विटर की जो दुनिया आ चुकी है, तो उसमें कितना बड़ा परिवर्तन हो चुका है। तो उन तकनीकी वैज्ञानिक बदलावों को समेटने के लिए भी यह अनिवार्य हो गया है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करें, एक नई शिक्षा व्यवस्था की स्थापना करें, बदलाव करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जनांकिकी लाभ को अगर हमें वास्तविक रूप देना है तो हमें नई शिक्षा या शिक्षा में कुछ परिवर्तन लाने ही होंगे, तभी हम जाके अपनी शिक्षा व्यवस्था को इस युक्त बना पाएंगे कि हमारे युवा उससे उत्पादक सिद्ध हों। और एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत की शिक्षा को वैश्विक आयाम देना होगा। अयम निजः परावेति गणना लघु चेत सामुदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम।
ये जो आदर्श वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को कुटुंब मानने के लिए आवश्यक है कि वसुधा परक शिक्षा भी हो। तो पूरे विश्व के साथ जब हम शिक्षा लें, जिस भी स्तर पर हम निकलें, तो हम विश्व के साथ सहजता से जुड़ पाने में सक्षम हो, ऐसी भी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। तो जो वर्तमान प्रचलित शिक्षा प्रणाली, उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है, कहीं ना कहीं परंपरागत जो शिक्षा की हमारी जो मूल्य थे, दुनिया जो भारत की विविधता है उसमें बहुत सी परंपरागत ज्ञान और पद्धतियां भी मौजूद हैं, उनको भी समाहित किए जाने की आवश्यकता वो कहीं ना कहीं उपेक्षित रही है। किसी ने कहा कि, महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने भारत की व्यवस्था को देखने समझने के लिए उसकी मिट्टी हटाई, जड़ों को खुरेदा कुरेचा और उसके बाद उसको खुला छोड़ के चले गए। ये ठीक वैसा ही है कि अगर आप ऑपरेशन करते हो, चिकित्सा करते हो, तो फिर आप उसको सिलिए ना, उसको ठीक कीजिए, मेडिसिन वगैरह देके पुनः चेतन अवस्था में लाइए। तो अंग्रेज हमें वैसे ही छोड़ के चले गए। तो वो झलक अभी भी आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में दिखाई पड़ती है। तो ये एक अनिवार्यता है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए एक नई शिक्षा प्रणाली की ओर चलें। तो बने रहिए। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो बाकी के हिस्सों पे भी बात करेंगे। आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, एक विशेष कार्यक्रम है, आप जल्दी से उसका हिस्सा बन जाइए। सत्यार्थ एजुकेशन पर धन्यवाद।